नमस्कार दोस्तों, मैं वैभवंश राज आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 पर बात करेंगे, ठीक है, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। ठीक है, अब देखिए, इसमें हमको दो चीजें पढ़नी है। ठीक है, पहला तो ये जानना है कि स्थिर वैद्युत विभव क्या होता है और धारिता क्या है। ठीक, ये दो चीजों के बारे में हमको जानकारी प्राप्त करनी है। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं स्थिर वैद्युत विभव क्या होता है। ठीक है, स्थिर वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखिए, तो बस यहाँ पे इसकी परिभाषा कहती है कि सपोज करिए, जैसे मान लीजिए कि ये कोई आवेश है। ठीक है, यहाँ इसको हमने मान लिया है बिंदु ए है, इस पे कोई एक आवेश रखा है Q। ठीक, और Q लिख रहा हूं मैं दोस्तों, तो समझ लीजिएगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर ये निगेटिव चार्ज होता तो मैं यहाँ पे क्या निगेटिव लिखता, माइनस लिखता। ठीक है, ऐसा मैंने कुछ किया नहीं है। चलिए, ठीक है, आपको करना क्या है, आप एक आवेश को बाहर से उठाकर लाएंगे। ठीक है, सपोज करिए आप Q0 को उठा के ला रहे हैं। बाहर का मतलब क्या होता है दोस्तों? बाहर का मतलब होता है अनंत। ठीक है, इंफिनिटी से आप किसी चार्ज को Q0 को उठा के ला रहे हैं और किसी एक बिंदु, कहां पर, बिंदु B पर रख रहे हैं। ठीक है, और बिंदु B की बिंदु A से या आवेश Q से दूरी कितनी है? स्मॉल r के बराबर है। ठीक, ओके, तो आपको करना, आपने किया क्या है, आवेश को अनंत से, Q0 आवेश को अनंत से उठा के बिंदु B तक ला रहे हैं। तो अगर आपको इस प्रक्रिया में किया गया कार्य W है, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव का जो मान होगा V बराबर W/Q0 होगा। ठीक है, यानी कि परिभाषा देखिए, इसी वाले फॉर्मूले को देखकर आप खुद परिभाषा बना सकते हैं। ठीक, और अभी देखिए हम परिभाषा बनाएंगे। ये क्या लिखा हुआ है दोस्तों? V बराबर W/Q। ठीक है, V बराबर W/Q लिखा है। आप इसको क्या पढ़ेंगे? V मतलब विभव, कौन से बिंदु पर? बिंदु B पर। ठीक है, V बराबर है किसके? W/Q0 के। तो W क्या होता है? W होता है वो कार्य जो आपको करना पड़ेगा आवेश को अनंत से B तक लाने में। ठीक, आवेश को अनंत से B तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, ये वो कार्य है। और Q0 है उस आवेश का परिमाण जिस आवेश को आप अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर ला रहे हैं। ठीक, ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसके। तो आप इसको शब्दों में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, कोशिश करेंगे तो परिभाषा खुद ब खुद बन जाएगी। ठीक है, याद करने वाला कोई काम नहीं रहेगा। तो आप बोलेंगे कि किसी ठीक है, आवेश को किसी एक, अब सपोज करिए दोस्तों, अगर हम Q0 को 1 कर दें, सपोज करिए ऐसे, यदि Q0 इज इक्वल टू 1 कूलम। ठीक है, सेट कर दिया, 1 के बराबर कर दिया। अच्छा, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है Q0 हो, परीक्षण आवेश हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी आवेश हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों? W हो जाएगा। बस, अब आप क्या बोलेंगे कि एकांक आवेश को, ठीक है, Q0 बराबर 1 कर दिया, एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा, हाँ ठीक है, एकांक आवेश कर दिया ना, तो आप इसको बोलने की जरूरत है। आप बोलेंगे कि एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। एक बार फिर सुनिएगा, एकांक आवेश को अनंत से मतलब वैद्युत क्षेत्र के बाहर से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक, ओके, अब ये तो बात हो गई वैद्युत विभव की। वैद्युत विभव में ध्यान रखिएगा दोस्तों, अनंत से लाएंगे और वैद्युत क्षेत्र के भीतर तक लाएंगे। अनंत का मतलब वैद्युत क्षेत्र के बाहर के किसी पॉइंट से उठा के वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी पॉइंट तक लाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया छोटा सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, हाँ, अब जो दोस्तों इसमें बचा है वो ये बचा है कि जानना होगा कि ये सदिश राशि है कि अदिश राशि है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बताइए, कार्य कैसी राशि है? अदिश। 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, कार्य अदिश राशि है, आवेश भी अदिश राशि है। इसी 12th क्लास के पहले चैप्टर में पढ़ा है। तो जब अदिश बटे अदिश है तो V क्या होगा? V भी अदिश होगा। तो एक ऐसी राशि होगी, ये होगी अदिश राशि, हो जाएगी अदिश राशि। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग आगे, बात करते हैं विमा की और मात्रक की। ठीक, मात्रक को पहले देख लेते हैं भाई। अगर V का मात्रक आपको जानना है तो क्या करना होगा? कार्य V बराबर क्या है? कार्य बटे आवेश। तो कार्य का मात्रक क्या होगा? देखिए, कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक होता है जूल। ठीक है, कार्य का मात्रक होता है जूल, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा जूल बटे कूलाम। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? इसी को हम लोग बोलते हैं वोल्ट। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलाम। ठीक है, तो ये तो हो गया मात्रक। अब बात करते हैं हम लोग विमा की। विमा में देखिए हमको करना क्या है,
भाई W की विमा रखेंगे अपॉन में Q नॉट या मतलब वही आवेश की विमा रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे ना, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों W की विमा, कार्य की विमा क्या होती है? कार्य की डायमेंशन जो होती है यानी वर्क की जो डायमेंशन होती है वो होती है ML2T-2। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, ML2T-2। और आवेश की विमा, इसकी डायमेंशन क्या होती है? AT। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा ML2T-3 और A-1। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी? ML2T-3 A-1। ठीक है, चलिए, तो क्वांटिटी कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है, मात्रक आपने निकाल लिया और विमा निकाल लिया। एक्चुअली में जूल पर कूलाम को ही वोल्ट कहते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों, और हम लोग ज्यादातर वोल्ट ही यूज करेंगे। ठीक है, ये एक्सटेंडेड फॉर्म यूज नहीं करेंगे, वो वेल नोन है कि वोल्ट बराबर जूल पर कूलाम होता है। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दिमाग में रखे रहिएगा, लेकिन ज्यादातर यही यूज होता है, यही सुनने को मिलेगा। ठीक, अब हम लोग इसी से जुड़े नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। एक छोटा सा इसी से जुड़ा कॉन्सेप्ट है वैद्युत विभवांतर। यहाँ पे देखिए, हमने वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही हमने 2 पॉइंट ले लिए हैं। ठीक, वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही मैंने 2 पॉइंट ले लिए हैं। ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है B। ठीक है, मान लीजिए चार्ज हमारा कहाँ पे रखा है? यहाँ पे रखा है, बिंदु C पर हमारा चार्ज, पॉइंट C पे हमारा चार्ज सिचुएटेड है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, बस अंतर डेफिनेशन में इतना सा हो जाएगा दोस्तों, वहां पे हम आवेश को, एकांक आवेश को अनंत से मतलब बाहर से वैद्युत क्षेत्र के भीतर ला रहे थे, और जो कार्य किया जा रहा था वही हमारा वैद्युत विभव हो गया था। बस यही ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे आवेश को दोस्तों बाहर से नहीं लाएंगे, वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही, वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मूव कराएंगे। ठीक है, ये पॉइंट, दूसरा पॉइंट कहीं भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बस आपको ये देखना होगा कि एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है, किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच में मूव कराने में जो कार्य आपको करना पड़ेगा, वही कार्य उन 2 पॉइंट्स के बीच में वैद्युत विभवांतर यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है, ओके, आइए इसको देखते हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए, V इज इक्वल टू, यहां पे हो जाएगा W अपॉन में Q नॉट। ठीक, और यहाँ पे देखिए 2 चीजें, हम यहाँ पे हमको करना क्या है, पॉइंट B और पॉइंट C के बीच में पोटेंशियल देखना है, तो ये हो जाएगा V माइनस VC। VB का मतलब होता है, V का मतलब पोटेंशियल यानी कि विभव, और B मतलब बिंदु B पर विभव, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु B पर विभव ये रहा, और VC का मतलब होता है कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु C पर विभव। ठीक है, ओके, अब इसको आप एक जगह लिख लेते हैं। ठीक है, हम लोग अब सपोज करिए वही वाला काम करेंगे, यदि Q नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाए, 1 कूलाम, MKS यूनिट लेके चलना है, 1 कूलाम ले लिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, VB माइनस VC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, W। अब यहां से हमारी डेफिनेशन बन गई जो हमने बोला था कि एकांक आवेश बराबर हमने कितना सेट कर दिया दोस्तों, 1। एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य गति कराने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य वैद्युत विभवांतर कहते हैं। अब वही, इसकी मात्रक वगैरह निकालने का कोई फायदा नहीं दोस्तों, वही आएगा। ये भी अदिश राशि होगी, क्योंकि विभवांतर हो चाहे विभव, विभवांतर का मतलब क्या होता है, 2 विभव का अंतर। विभवांतर का मतलब क्या होता है, 2 विभव का अंतर। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे देखिए VB माइनस VC किया है, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट B माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट C। 2 पोटेंशियल्स का डिफरेंस है, 2 विभव का डिफरेंस है, इसीलिए से बोलते हैं विभव का अंतर मतलब विभवांतर। ठीक है, तो अदिश राशि होगी, मात्रक होगा वोल्ट या जूल पर कूलाम, और विमा होगी ML2T-3 A-1। ठीक है, ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक, ओके, चलिए, बिंदु आवेश के कारण विभव। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा, हमको ये जानना है, एक्चुअली में हमको एक फॉर्मूला ड्राइव करना है। ठीक है, आपको पता है, आपने लास्ट सेशन में क्या किया, पिछले चैप्टर में आपने क्या किया था, किसी एक बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर, जहां पे r क्या है, पॉइंट की आवेश से डिस्टेंस। ठीक है, वो तो आपने फॉर्मूला निकाल लिया था कि बिंदु आवेश के कारण कितना विभव उत्पन्न होगा। अब हम ये निकालेंगे कि बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर कितना विभव उत्पन्न होगा। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के लिए तो हम कैलकुलेशन कर चुके थे, वही काम करना है। इसके लिए देखिए हम करेंगे क्या, एक डायग्राम बनाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि एक बिंदु है O। ठीक है, इस बिंदु पे एक आवेश रखा है Q। इस आवेश Q के कारण आवेश से r दूरी पर कोई एक दूसरा बिंदु है A, ये है। ठीक, इस बिंदु पर हमें पोटेंशियल निकालना है। ठीक, ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके लिए हम करेंगे क्या, हम इसको r दूरी पर एक पॉइंट है A और r प्लस dr, इसको मैं dr कर दे रहा हूं। ठीक है, या चलिए इसको x मान लेते हैं ना,
आर डी आर ही रहने देता, कोई दिक्कत भी नहीं है इससे, है ना। चलिए ठीक, आर डी आर। अब इतनी डिस्टेंस हो गई। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसको आर प्लस डी आर दूरी पर एक दूसरा बिंदु है पी, ठीक है। इस बिंदु बी से आवेश क्यू नॉट को उठाएंगे और कहां तक लाएंगे, बिंदु ए पर लाएंगे, ठीक। और ये काम हम छोटे छोटे स्टेप्स में करेंगे। एक्चुअली इसको पूरा उठा के ए तक नहीं ले आएंगे, इसको स्मॉल स्टेप्स में लेकर आएंगे। तो हमको टोटल ओवरऑल हमको ये निकालना होगा कि इसका या इस चार्ज को, इस आवेश को यहां से यहां तक लाने में, बी से ए तक लाने में टोटल कितना कार्य करना पड़ रहा है। क्योंकि दोस्तों अगर हम ये निकालने में कामयाब हो गए कि बी से ए तक लाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है, तो बस करना क्या होगा, W/Q0 करेंगे और आपका विभव आ जाएगा। तो अब इसके लिए सबसे पहले ये देखिए कि जब चार्ज यहां पर रखा होगा तो इनके बीच कितना फोर्स लग रहा है। अच्छा एक और चीज दोस्तों, आप यहाँ पे एक चीज समझ सकते हैं, ठीक है, वो ये है कि ये डिस्टेंस वेरिएबल है दोस्तों, मैं इसको x मान लेता हूं, दूसरा ही वेरिएबल मान लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव रिपल करेंगे और रिपल करेंगे तो ये वाला चार्ज Q जो है वो Q0 को क्या करेगा, दूर की ओर पुश करेगा, ठीक है, दूर की ओर पुश करेगा, यानी इस पे एक फोर्स लगेगा इधर की ओर, ठीक है, ये हो जाएगा F। आप ये देखिए कि बिंदु B पर स्थित आवेश Q0 पर Q के कारण लगने वाला बल, बिंदु B पर स्थित विद्युत बल, ठीक है, Q के कारण इस पर कितना बल लगेगा भाई, कूलॉम्स लॉ लगा लीजिए। कूलॉम्स लॉ क्या कहता है, कूलॉम्स लॉ कहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q2। Q1 मतलब पहला चार्ज ये हो गया, Q2 मतलब दूसरा चार्ज ये हो गया, ठीक है, Q1 Q2 ये बन गया Q0 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। भाई आवेश यहां पर रखा है ना, बी पर रखा है, तो क्यू की बी से डिस्टेंस कितनी है, हमने एक्स मानी हुई है उसको, तो आपने इसको क्या कर दिया, इसको आपने एक्स स्क्वायर कर दिया, ठीक। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसको फाइनाइट स्टेप्स में हम इसको मूव कराएंगे। जैसे सपोज करिए पॉइंट बी से हम सी पर ले गए और ऐसे हल्का थोड़ा थोड़ा मूव कराते रहेंगे, और ये जो स्मॉल डिस्टेंस है हमने इसको स्मॉल डिस्टेंस dx के थ्रू वेरी किया है, ठीक है, इसको dx डिस्टेंस शिफ्ट किया है केवल, ठीक। आवेश Q0 को B से C तक लाने में किया गया कार्य। अच्छा देखिए हम यही करेंगे, पहले इसको B से C तक लाएंगे, फिर C से थोड़ा और आगे शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे कोई एक और पॉइंट होगा, फिर उसके आगे एक और पॉइंट होगा। ये छोटी छोटी डिस्टेंस dx छोटा छोटा स्टेप लेंगे हम लोग, ठीक है, एक बारगी उठा के नहीं ला रहे हैं, छोटा छोटा स्टेप्स लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको डिफरेंशियल मेथड अप्लाई करना है, ठीक, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक। छोटे छोटे फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में हम लोग उसको बी से उठा के फाइनली ए पर पहुंचाएंगे, और जो टोटल वर्क होगा उसको ऐड सम अप कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर ये स्टेप्स छोटे नहीं होंगे तो हमको सम करना पड़ेगा, और यहाँ पे हमको इंटीग्रेशन का मेथड अप्लाई करना है, ना कि हमको इंडिविजुअली टर्म्स को सम करना है, ठीक। आवेश Q0 को B से C तक लाने में किया गया कार्य। भाई कार्य बराबर कितना होता है, आप लोग पढ़े होंगे 11वीं क्लास में, कार्य बराबर F.S होता है, W बराबर F.S, S मतलब विस्थापन, यहाँ विस्थापन कितना है दोस्तों, dx है, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे विस्थापन dx कर देंगे। अब देखिए इसको ओपन कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा F dx और cos। अब जरा दोस्तों देखिएगा, बल लग रहा है इधर की ओर, बल लग रहा है इधर की ओर, और मैं मूव कर रहा हूं B से C, मतलब मूवमेंट इधर, बल इधर, विस्थापन इधर, बल इधर, विस्थापन इधर, दोनों का एंगल कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 180। तो यहाँ रखेंगे cos 180, और cos 180 कितना होता है दोस्तों, -1, ठीक है, तो ये हो जाएगा F dx। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से F का मान रख दीजिए, इज इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू Q0 अपॉन में x स्क्वायर। अब हमको यहाँ क्या करना है, अब हमको यहाँ पे dx रखना है, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब ये तो वो कार्य निकला है ना जो B से C तक लाने में किया जा रहा है, इसी तरह से C से उठा के किसी एक पॉइंट D पर रखेंगे, E पर रखेंगे और फाइनली ये पर आएंगे, ठीक है। अब अगर आपको ये निकालना हो कि पूरा B से A तक आने में किया गया टोटल कितना वर्क करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे इंटीग्रेशन का मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। अतः आवेश Q0 को B से A तक लाने में किया गया कुल कार्य W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dW, और कहां से कहां तक, जब ये शुरुआत में देखिए, अब यहाँ पे हमको एक्चुअल में ये आवेश कहां पे था, वैद्युत क्षेत्र के बाहर था, क्योंकि दोस्तों हमको यहाँ पे वैद्युत विभव निकालना है। विभव में क्या करते हैं, आवेश को अनंत से लेकर आते हैं। जब दोस्तों आवेश अनंत पर होगा, जब आवेश अनंत पर होगा तो उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से इन्फिनिटी हो जाएगी। भाई जब आवेश अनंत पे होगा, बहुत दूर होगा ना ये आवेश, ये बिंदु B बहुत दूर हो सकता है, मतलब कि इतना कि वहां पे कोई इसका वैद्युत क्षेत्र
काम ही ना कर रहा हो, ठीक है। तो जब ये बहुत दूर होगा तो अनंत, मतलब तब r की वैल्यू अनंत हो जाएगी, लेकिन जब ये फाइनली a पर आ जाएगा तो कितनी दूरी हो जाएगी, r हो जाएगी। यानी लिमिट कितनी रखेंगे, लिमिट हम रखेंगे 0 इंफिनिटी यानी कि अनंत से कितनी, r। करना कुछ नहीं है, dw की वैल्यू यहां से उठा के रख दीजिए। इस dw को हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। समीकरण 2 से dw की वैल्यू रखिए और इंटीग्रेट कर दीजिए। देखिए जरा कितना आएगा, w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बिटवीन द लिमिट 0 टू r आएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और कितना हो जाएगा ये हो जाएगा क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर dx, ठीक। ओके, अब इसको जरा हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए कांस्टेंट क्या क्या है इसमें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, क्यू नॉट कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए। माइनस का क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंफिनिटी से r, ठीक है। और ये बन जाएगा dx अपॉन में एक्स स्क्वायर। कितना हो गया ये, यहाँ पे देखिए हम लोग दोस्तों इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले को देखिएगा और यहाँ पे इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा इंफिनिटी से r, ठीक है। ये बन जाएगा x की पावर -2 dx, ठीक। ओके, अब इसको और इसको कंपेयर करिए दोस्तों। x की पावर n है, यहाँ x की पावर कितनी है -2, यहाँ dx है, यहाँ भी dx है। जब आप इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा देखिए, ठीक है। ये हो जाएगा x की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व कर लीजिए और यहाँ पे लिमिट रखनी है हमको, लिमिट रख देंगे इंफिनिटी टू r तक, ठीक है। इसको सॉल्व कर, ये तो ऐसे ही चलेगा -q नॉट, ठीक है, अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और देखिए यहाँ से कितना आएगा, ये आएगा x की पावर -1 अपॉन में -1, और लिमिट तो ऐसे ही रखनी है इंफिनिटी से r की ओर, ठीक। इतना हो गया। अब दोस्तों जगह कम पड़ गई है तो मैं थोड़ा सा इसको रफ करता हूँ। कितना आ रहा है, w इज इक्वल टू, ये देखिए ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, कितना बचेगा, क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और कितना बचेगा, x की पावर -1 मतलब 1/x इंफिनिटी टू, ठीक है। सॉल्व करिए जरा इसको, कितना आएगा, w इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये इसका तरीका होता है कि देखिए हमारा पूरा इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष हुआ, x के सापेक्ष। d के साथ जो लिखा होता है ना उसी के सापेक्ष इंटीग्रेशन होता है। यहाँ पे x के सापेक्ष हुआ है समाकलन, तो समाकलन जिस चीज के सापेक्ष होता है सीमाएं भी हम उसी की रखते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये जो सीमाएं हैं r, निम्न सीमा अनंत और उच्च सीमा r है, इसकी वैल्यू ये किसकी जगह पर रखे जाएंगे, उसकी जगह पर रखे जाएंगे जिसके सापेक्ष समाकलन हुआ है। समाकलन हुआ है x के सापेक्ष, तो यहाँ पर क्या रखा जाएगा, x की जगह पे रखा जाएगा ये, ठीक है। एक बार x की जगह पे रखी r तो कितना हो जाएगा, फिर लगाएंगे बीच में माइनस, क्योंकि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, माइनस लगाएंगे। अब निम्न सीमा मतलब x की जगह पे क्या रखेंगे, अनंत रखेंगे, ठीक। इसको जरा आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए ये तो 0 हो जाएगा ना, 1 अनंत मतलब 0, ये बन जाएगा 1/r, ठीक। ओके, और इसको जरा आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आ गया, w इज इक्वल टू, ये बन गया w इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन में r, ठीक है। अब आप करेंगे क्या, इसको आपको विभव निकालना है, तो विभव निकालने के लिए क्या करना होगा, w अपॉन में क्यू नॉट, दोनों पक्षों में क्यू नॉट से भाग कर दीजिए, या इसी क्यू नॉट को उठा के इसके नीचे ले आइए, ठीक है। कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन में r, ठीक। और ये तो विभव बन गया, यानी v इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन में। तो बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण आवेश से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव का मान कितना होता है, इस पॉइंट पे विभव का मान कितना आया, वो आया v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में r, ठीक है। दोस्तों स्थिर वैद्युत विभव का सूत्र होता है, मतलब आवेश, जो आवेश विभव उत्पन्न कर रहा है वो गति नहीं कर रहा होगा, वो एक जगह खड़ा होगा, रुका होगा, और फिर वो अपना वैद्युत क्षेत्र सेट करेगा, अपना विभव क्षेत्र सेट करेगा। आपको उसके लिए फॉर्मूले निकालने हैं, क्वेश्चन वगैरह देखने होंगे, ठीक है। ओके, तो ये टॉपिक तो कंप्लीट हुआ। अब सपोज करिए कि ढेर सारे आवेश हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक आवेश यहाँ पर है, देखिए मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज रखा है Q1, ठीक है, और यहाँ पे एक चार्ज रखा है Q2, यहाँ पे एक चार्ज रखा है Q3, यहाँ पे एक चार्ज रखा है Q4, ठीक है। Q1, Q2, Q3, Q4। भाई Q1 की इस पॉइंट O से डिस्टेंस कितनी है, R1, Q2 की इससे डिस्टेंस कितनी है, R2, Q3 से इसकी डिस्टेंस कितनी है, R3, और Q4 से इसकी डिस्टेंस कितनी है, R4,
ठीक है, ओके। अब बिंदु O पर कुल विभव निकालना है भाई, बिंदु 1 और आवेश अनेक। अब करना क्या होगा, करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आप अलग अलग एक एक आवेश को देखिए। अभी केवल Q1 को देखिए, बाकी सबको भूल जाइए। फिर Q2 को देखिएगा, बाकी सबको भूल जाइए। Q3 को अलग, Q4 को अलग, ठीक है। अगर हमने दोस्तों मान लिया कि भाई Q1 आवेश जो है वो V1 विभव उत्पन्न कर रहा है, ठीक है, Q2 आवेश जो है वो V2 विभव उत्पन्न कर रहा है, Q3 आवेश जो है वो V3 विभव उत्पन्न कर रहा है और Q4 आवेश जो है वो V4 विभव उत्पन्न कर रहा है। तो देखिए विभव तो दोस्तों अदिश राशि होती है ना, जब विभव अदिश राशि है तो हम लोग उसको बड़ी आसानी से जोड़ घटा सकते हैं। तो हमें इस बात की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है कि दिशा क्या होगी या त्रिभुज नियम लगाएं कि चतुर्भुज नियम लगाएं, इन सब के बारे में चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। विभव अदिश राशि है। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक मैटर ये फंसता है थोड़ा, आपको जानना होगा, मैंने बताया भी था पहले क्लास में कि अगर आप जब किसी अदिश राशि की गणना करेंगे, जैसे विभव या आगे पढ़ेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, तो विभव हो गया या वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो गई, ये सब अदिश राशियां होती हैं। अदिश राशियों की गणना करते समय हम लोग क्या करेंगे, आवेशों को उनके चिन्ह के साथ रखेंगे, ठीक है, आवेशों को उनके चिन्ह के साथ रखेंगे, मतलब प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। लेकिन यही इसका जस्ट रिवर्स, अगर हम लोग किसी सदिश राशि यानी वेक्टर की कैलकुलेशन करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, चार्ज को उनके साइन के बिना रखते हैं, ठीक, केवल मॉड रखते हैं, केवल मैग्नीट्यूड रखते हैं, चाहे प्लस हो चाहे माइनस, लिखा जाएगा वो प्लस के साथ। ओके, चलिए अब देखिए, तो ये अदिश राशियां हैं, यानी Q1 के कारण विभव V1, Q2 के कारण V2, Q3 के कारण V3, Q4 के कारण V4, और इन सबको आप सम अप कर दीजिए, कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा V। तो ये आपका हो गया टोटल, ठीक है, आवेश। अब देख टोटल विभव हो गया। अब देखिए V इज इक्वल टू भाई V1, अभी सबको भूल जाइए, केवल इसको देखिए भाई, Q1 चार्ज के कारण R दूरी पर विभव कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना हो जाएगा, Q1 अपॉन में R1 प्लस V2 कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। भाई V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V1 की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q1 अपॉन में R1, ठीक, बस V2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q2 अपॉन में R, ठीक है। और इसी तरह से V3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q3 अपॉन में R3, और देखिए V4 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q4 अपॉन में R4, ठीक, इतना समझ में आ गया भाई। यही वाला फॉर्मूला तो अप्लाई किया है, ठीक है, Q1 निकाल लिया, V1 निकाल लिया, V2 निकाल लिया, V3 निकाल लिया, V4 निकाल लिया, ठीक। सपोज करिए अगर V4 निगेटिव होता, माइनस V4 होता, कोई बात नहीं, यहाँ माइनस रख देते, यहाँ माइनस आ जाता है ना, वो सब आप कर ही लेंगे, ठीक। अब देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, केवल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, ठीक। बाकी अंदर क्या बचेगा, अंदर जो बचेगा उसको एज इट इज लिख देंगे, Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन में R2 प्लस Q3 अपॉन में R3 प्लस Q4 अपॉन में R4 एंड सो ऑन। इसके आगे भी अगर चार्जेस होंगे तो बढ़ा लेंगे, मान लीजिए 5 चार्ज है, Q4 अपॉन R5, Q5 अपॉन R5, Q6 अपॉन R6, ऐसे करके, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा टोटल चार्ज, टोटल पोटेंशियल। अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और अगले टॉपिक पे। दोस्तों देखिए, इसका डेरिवेशन की बात करें अगर हम, तो डेरिवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए सिंगल स्टार, ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि देखिए जब पेपर बनता है तो हर यूनिट से, सभी चैप्टर से बराबर बराबर के क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि किसी चैप्टर से ढेर सारा आ गया और किसी चैप्टर से आया ही नहीं, ठीक है। तो इसी चैप्टर में इससे भी बड़े बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके आने के चांसेस ज्यादा है, तो इसलिए ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ दोस्तों, न्यूमेरिकल के पर्पस से काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, कि ये फॉर्मूला भी होता है और जगह जगह इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है आगे, ठीक है। जब क्वेश्चंस कराएंगे तो आप खुद देख पाएंगे, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, ये पहले वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। द्विध्रुव है तो दो आवेशों से मिलकर बना होगा, आवेश कैसे होने चाहिए, परिमाण में बराबर होने चाहिए, मतलब ये क्यों है तो ये भी क्यों हो, मतलब ये 10 कूलम हो तो ये भी 10 कूलम हो, ठीक है। और प्रकृति में विपरीत होने चाहिए। प्रकृति में विपरीत का मतलब क्या है, एक प्लस हो तो दूसरा माइनस हो, ये प्लस है तो ये माइनस है, ठीक है। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई, गुड। अब इनके मिड में क्या होगा, एक द्विध्रुव का केंद्र होगा, ठीक है। इनके मिड में क्या होगा, एक द्विध्रुव का केंद्र होगा। ओके दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, एक द्विध्रुव है, ठीक है, वो प्लस क्यों और माइनस क्यों आवेशों से मिलकर बना है, उस द्विध्रुव का नाम रख दिया हमने AB, ठीक। उसका एक जस्ट मध्य बिंदु है, उसको हमने बोल दिया O, ठीक है। इस मध्य बिंदु O से थीटा कोण की दिशा में, इस मध्य बिंदु O से थीटा कोण की दिशा में स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु है P, ठीक है। इस पॉइंट P पर हमें कितना
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप होगा, कितना वैद्युत विभव उत्पन्न होगा, इसकी मुझे गणना करनी है। ठीक है, तो भाई किया क्या, बिंदु O को P से मिला दिया। ठीक, हमने केंद्र से बिंदु P की दूरी को हमने r मान लिया है। कितना मान लिया है, स्मॉल r। ठीक है, ओके। और देखिए प्लस q आवेश से बिंदु P की दूरी r1 है और माइनस q आवेश से बिंदु P की दूरी r2 है। ठीक, तो अब बिंदु P पर उत्पन्न होने वाला कुल विभव जो होगा, बिंदु P पर उत्पन्न होने वाला कुल विभव जो होगा वो q1 के कारण उत्पन्न होने वाले विभव तथा माइनस q के कारण उत्पन्न होने वाले विभव के योग के बराबर होगा। और यहाँ पे योग करना दोस्तों कठिन भी नहीं है, क्योंकि ये अदिश राशि है ना, ये स्केलर है, सिंपली उठा के जोड़ दीजिए, है ना, डायरेक्शन का कोई मैटर ही नहीं है। ठीक, ओके। बिंदु P पर कुल प्लस q तथा माइनस q के कारण उत्पन्न, ठीक है, बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव प्लस q तथा माइनस q के कारण उत्पन्न विभवों के योग के बराबर होगा। ठीक है, ओके। हमने मान लिया प्लस q के कारण उत्पन्न विभव कितना है, v1 है। ठीक है, प्लस q के कारण उत्पन्न विभव v1 है। ठीक, और माइनस q के कारण उत्पन्न विभव v2 है। तो करना क्या है, दोनों को जोड़ना ही तो है भाई। प्लस q के कारण विभव प्लस माइनस q के कारण विभव, दोनों के कारण विभव v1 प्लस v2 को अगर हम जोड़ देंगे तो टोटल कितना पोटेंशियल आ रहा है वो पता चल जाएगा। बस यही तो करना है। तो v इज इक्वल टू, v मतलब कुल विभव यानी टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू v1 प्लस v2। ठीक है, इक्वेशन नंबर, अब अच्छा इसे अभी 1 नहीं करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आप सोचिए, अभी आपने पढ़ा ना कि किसी भी बिंदु आवेश के कारण आवेश से r दूरी पर, किसी भी बिंदु आवेश के कारण आवेश से r दूरी पर उत्पन्न किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, जहां r क्या होता है दोस्तों, r होता है बिंदु की आवेश से दूरी। ठीक है, यहाँ पे देखिए बिंदु आवेश इनके बीच की दूरी कितनी है, r1 है। ठीक है, तो यहाँ पुट कर दीजिए, v1 की जगह क्या रख देंगे। ठीक, ओके। और अब v2 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, माइनस q के कारण p पर विभव कितना होगा, माइनस q के कारण p पर विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और माइनस q, क्योंकि ये माइनस q है, अपॉन में r2। ठीक, इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा v इज इक्वल टू, यहां लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो भाई कॉमन आ रहा ना, देखिए दोनों में, और q भी तो कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो हम पूरा ही कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या बचेगा 1/r1 माइनस 1/r2, इक्वेशन नंबर 1। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब देखिए, अब मुझे करना क्या है, मुझे r1 का मान निकालना है और ऐसा मान निकालना है कि वो r के टर्म्स में आए। ठीक है, r के टर्म्स में, और फिर हमें r2 का मान निकालना है, ऐसा मान निकालना है कि वो भी r के टर्म्स में आए। r1 और r2 की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करेंगे, तब जाके आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, और वो कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी है। अब इसको देखिएगा, अब यहाँ पे आपको दोस्तों एक त्रिभुज दिख रहा होगा, त्रिभुज OBP, त्रिभुज OBP में कोज्या नियम से, कोज्या नियम मतलब कोसाइन लॉ से, है ना, कोसाइन लॉ लिख देते हैं। चलिए, कोसाइन लॉ देखिए, कोसाइन लॉ क्या कहता है कि कोण कहां से बन रहा है, कोण ये बन रहा है ना, कोण के सामने वाली भुजा, कोण के सामने वाली भुजा को देखिए क्या है, r1, तो ये हो गया r1, इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, कोण के सामने वाली भुजा का स्क्वायर यानी r1 का स्क्वायर बराबर होगा दोस्तों, किसके बराबर होगा, शेष दो भुजाओं के स्क्वायर करिए। पहली भुजा कौन सी है, इसके अलावा दूसरी भुजा कौन सी है, एक ही भुजा ये हुई, एक भुजा ये हुई। भाई इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, OBP में केवल 3 भुजा है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा। कोण के सामने वाली भुजा का स्क्वायर किया, बराबर रख रहे हैं, किसके बराबर होगा, दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के। पहली भुजा का स्क्वायर किया r स्क्वायर आएगा, दूसरी भुजा का स्क्वायर करेंगे l स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब करना क्या है, 2 टाइम्स दोनों की भुजा को गुणा करना है। ठीक है, 2rl cos थीटा, लेकिन अगर ये थीटा क्या हो दोस्तों, 90 से कम हो, मतलब एक्यूट एंगल हो, एक्यूट एंगल 90 से कम मतलब कि बोलते हैं निम्न कोण। ठीक है, अगर ये निम्न कोण होगा, एक्यूट एंगल होगा, तो यहाँ पे कितना होता है, माइनस होता है, यहाँ पे माइनस होता है। या तो आप यूं ही समझ लीजिए कि एक क्राइटेरिया है कि भाई यहाँ पे cos थीटा के साथ माइनस लिखेंगे, और जैसे ही एंगल 90 के अबव होगा तो रिजल्ट करने लगेगा माइनस। अब देखिए, इसमें हमको करना क्या है, यहाँ पे अब मुझे r1 निकालना है, तो r1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अंडर रूट, और अंडर रूट को हम लोग क्या लिखते हैं, पावर हाफ, तो उसको हम पावर हाफ लिखेंगे। ठीक है, कितना बनेगा ये, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस में 2rl cos थीटा की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2। ठीक,
अब देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया, ठीक है, कितना बचेगा, आर स्क्वायर को कॉमन लिया, पावर है 1/2 तो बाहर आएगा केवल आर, कितना बचेगा 1 प्लस एल स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर माइनस में 2l cos थीटा अपॉन में r की पावर 1/2। ठीक, अब देखिए यहाँ पे होना क्या है कि भाई देखिए एल स्क्वायर जो है, ठीक है, एल स्क्वायर जो है वो क्या है, वो आर स्क्वायर से बहुत छोटा है, ठीक है, और छोटी संख्या का स्क्वायर करेंगे और छोटा हो जाएगा, ऊपर से बड़ी संख्या का स्क्वायर करेंगे और बड़ा हो जाएगा, बहुत छोटा बटे बहुत बड़ा, बहुत छोटा नंबर बटे बहुत बड़ा नंबर, बहुत ही छोटा रिजल्ट आएगा दोस्तों, इतना छोटा आएगा कि आप इसे नगण्य मान सकते हैं। नगण्य मान लीजिए कितना बनेगा, ये बन जाएगा r1 इज इक्वल टू, ये बनेगा r और 1 माइनस 2l cos थीटा अपॉन में। लेकिन जरा दोस्तों देखिए इसकी पावर 1/2 ना, दोस्तों जरा देखिएगा आप कि करना क्या है इसमें हमको 1/r1 निकालना है, हमारे पास तो r आ गया, तो क्या करेंगे, रिवर्स कर लीजिए दोनों तरफ, तो 1/r1 इज इक्वल टू 1/r और अपॉन में आएगा, देखिए ऐसे आएगा, अपॉन में आएगा 1 माइनस 2l cos थीटा अपॉन में r की पावर कितनी आएगी 1/2, और जब ये पावर ऊपर जाएगी तो पावर -1/2 हो जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्ट एक स्टेप हम बचाते हैं और इसको ऐसे लिखते हैं कि 1 माइनस 2l cos थीटा अपॉन में, ठीक, और पावर नीचे थी हाफ, ऊपर आएगी -हाफ। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे हम लगाने वाले हैं द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय होती क्या है पहले वो बता दूं, फिर आप इसको हम लोग अप्लाई करेंगे, है ना। देखिए द्विपद प्रमेय कहती है कि 1 प्लस x की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल 2 प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 x क्यूब अपॉन में फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। ठीक है, जहां वहां तक जाएगा जहां तक n बचेगा, n 50 होगा तो 50 टर्म तक जाएगा, नो डाउट। ठीक है, इसे बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन यानी द्विपद प्रमेय। इसी को अप्लाई करिए, लेकिन ये तब अप्लाई होती है प्रोवाइडेड दैट x इज मच लेस देन 1। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ भी तो वही काम हो रहा है, L बहुत छोटा है, R बहुत बड़ा है, बहुत छोटा नंबर बटे बहुत बड़ा नंबर, थोड़ा छोटा ही आएगा। ठीक है, छोटा आएगा तो यानी कि ये जो है वो x की तुलना में क्या है, वो x जो है x की जगह पे ये है पूरा, x की जगह पे क्या है पूरा ये है, और 1 से बहुत छोटा है, यानी कि यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन ये वाला लग जाएगा। और दोस्तों एक चीज समझिएगा, जब x बहुत ही ज्यादा छोटा होगा, सफिशिएंटली स्मॉल, तो क्या होगा, आप x का स्क्वायर करेंगे और छोटा नंबर आएगा, क्यूब करेंगे और छोटा नंबर आएगा, पावर 4 करेंगे, जितना आप पावर बढ़ाते चलेंगे छोटे नंबर की वो और छोटा ही होता जाएगा। फॉर एग्जांपल 1/2 का मतलब कितना होता है 0.5, लेकिन 1/2 का स्क्वायर करिए जरा, 1/2 का स्क्वायर करेंगे आएगा 1/4, यानी कितना हो गया 0.25। ठीक है, और 1/2 का क्यूब करिए कितना आएगा 1/8, मतलब 0.125। देखिए छोटा ही होता जा रहा है ना, एक से छोटे नंबर का स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, आगे बढ़ेंगे, जितनी पावर बढ़ाएंगे उतना वो नंबर छोटा होता जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन नगण्य मान सकते हैं हम लोग, मतलब ना के बराबर कंट्रीब्यूशन होगा इनका, तो केवल फर्स्ट टर्म तक लेंगे हम लोग, केवल यहां तक चलेंगे। ठीक है, आगे सारे टर्म देखिए। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक है, और देखिए बाइनोमियल थ्योरम कह क्या रही है कि हम आगे तक क्यों नहीं जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आगे के सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, सारे टर्म्स जो हैं इसके स्मॉल होते जाएंगे, तो उनका कंट्रीब्यूशन यानी उनका योगदान ना के बराबर होगा। ओके, चलिए हम केवल यहां तक चलते हैं। ठीक, क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1 लिखिए, 1 प्लस nx लिख जाएंगे, 1 लिखिए, फिर n लिखिए। दोस्तों n क्या है, n होती है पावर, यहाँ पावर कितनी है 1/2, माइनस का 1/2, क्या लिखेंगे यहाँ लगाएंगे प्लस और n की जगह लिखेंगे माइनस में 1/2। ठीक है, ओके। और देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे x की जगह पे क्या है, यहाँ पे x की जगह पे ये पूरा इतना हिस्सा है माइनस का 2l cos थीटा अपॉन में r। ठीक है, ये है पूरा r का, यहाँ रख दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2l cos थीटा अपॉन में r। ठीक, ओके, और 1 लिख दिया, पावर n लिख दिया, x लिख दिया, और x की वैल्यू क्या है दोस्तों, x की वैल्यू है नेगेटिव। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, देखिए ये बन जाएगा 1/r1 इज इक्वल टू 1/r, ठीक है,
और हाँ देखिए कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस करेगा और ये हो जाएगा 1 प्लस, ठीक है, और ये 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा L cos अपॉन में R। चलिए ये बात समझ में आ गई, इक्वेशन नंबर 1 हो गई है, इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। ठीक तरह से हम लोग 1 अपॉन R2 निकालेंगे। ठीक, मैं इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि जगह तो बची नहीं है। ठीक है, और जो दोस्तों ये रिजल्ट आया है इसको मैं साइड में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, हम लोग कौन सा ट्राइंगल लेंगे, हम लोग ये वाला ट्राइंगल लेंगे OAP। ठीक है, OAP में कोसाइन लॉ से लगाइए जरा कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ क्या कह रहा है, कोसाइन लॉ कहता है कि कोण के सामने वाली भुजा, भाई अब ये वाला कोण ले रहे हैं हम लोग, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, देखिए APO। APO में ये एंगल कहाँ बन रहा है दोस्तों, यहाँ बन रहा है। एंगल के सामने वाली भुजा ली जाती है, एंगल के सामने वाली भुजा कौन सी है, R2। तो दोस्तों लिखेंगे हम R2 और इसका कोण के सामने वाली भुजा का स्क्वायर करना होता है तो R2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, कितना आएगा, कोण के सामने वाली भुजा का स्क्वायर। कोसाइन लॉ कहता है कोण के सामने वाली भुजा का स्क्वायर इज इक्वल टू शेष दो भुजाओं के स्क्वायर का योग, यानी कि पहली भुजा का स्क्वायर प्लस दूसरी भुजा का स्क्वायर और माइनस ना होगा, माइनस में होगा 2 इंटू पहली भुजा इंटू दूसरी भुजा, पहली भुजा ये दूसरी भुजा ये। ठीक है, कोण के सामने वाली भुजा को अलग रखते हैं। ठीक है, दोनों भुजा 2RL और कॉस और उनके बीच का कोण कॉस 180 माइनस थीटा। भैया कॉस 180 माइनस थीटा क्या बनेगा, बन जाएगा 2RL कॉस 180 माइनस थीटा बनता है माइनस का कॉस थीटा, माइनस का कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस कर देगा, कितना बनेगा ये R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस में 2RL। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस कर दिया कॉस थीटा। ठीक, अब यहाँ से दोस्तों वही काम करना है, R2 निकालेंगे पहले। R2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL कॉस थीटा की पावर -1/2। अब इसको अपॉन में कर लीजिए। ठीक है, 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, अच्छा पहले रिवर्स लेने से पहले दोस्तों यहाँ से R कॉमन भी तो निकाल लिया जाए ना, कितना हो जाएगा, यहाँ से R स्क्वायर कॉमन लेंगे दोस्तों, लेकिन पावर 1/2 है तो केवल R बाहर निकल पाएगा बस। ठीक है, वैसे भी अंडर रूट के अंदर अगर R स्क्वायर होता है तो बाहर तो केवल R आता है, वही काम यहाँ पे हो रहा है। अंडर रूट पावर हाफ का मतलब अंडर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट में R स्क्वायर है, बाहर आएगा R। ठीक है, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ बचेगा L स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, प्लस में बचेगा 2, एक R से एक R कट जाएगा, 2L cos थीटा डिवाइडेड बाई R पावर 1/2। इतनी चीज समझ में आ गई। अब देखिए L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर नगण्य है तो बहुत छोटा है, इसको नगण्य मानेंगे, कितना बनेगा R स्क्वायर R2। ठीक है, R2 इज इक्वल टू R और यहाँ से 1 प्लस इसको हमने नगण्य मान लिया, L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर को नगण्य मान लिया। ठीक है, 1 प्लस 2L cos थीटा अपॉन में R। ठीक है, इसकी पावर 1/2। ठीक, ओके, अब क्या करेंगे, इसको आप रिवर्स ले लीजिए तो 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस 2L cos थीटा अपॉन में R माइनस 1/2। अच्छा, अब इसमें आप वही बाइनोमियल लगाते हैं। बाइनोमियल में हमें केवल दोस्तों 1 प्लस nx तक जाना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन R। ठीक है, और अंदर ले आइए 1 प्लस nx, कितना हो जाएगा 1 प्लस, दोस्तों n की जगह कितनी वैल्यू है, -1/2, तो n की जगह लिखेंगे -1/2। हम इसी को तो फॉलो कर रहे हैं, 1 की जगह 1 लिखा, n की जगह पे -1/2 और x की जगह पे ये पूरा पोर्शन। ठीक है, ये कितना है 2L cos थीटा अपॉन में R। ठीक है, ओके, अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन R 1 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा L cos थीटा अपॉन में R। ठीक, ओके, इक्वेशन नंबर 2 हो गई, इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक, अब हमें करना क्या है, इक्वेशन नंबर 2 से और इक्वेशन नंबर 3 से दोनों से वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करनी होगी दोस्तों। तो अभी मैं इसको रफ करता हूँ और चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 व समीकरण 3 से 1 अपॉन R1 तथा 1 अपॉन R2 का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। ठीक है भाई, चलिए अब इसको मैं यहाँ इसके नीचे लिख दे रहा हूँ और ये जगह भी खाली कर दे रहा हूँ। कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R1 1 अपॉन R1 की जगह क्या है, ये है। ठीक, 1 अपॉन R ब्रैकेट में 1 प्लस R1 की, यहाँ पहले R1 लिखा है तो पहले R1 की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, 1 प्लस L cos थीटा डिवाइडेड बाय R। ठीक है, फिर लगा है बीच में माइनस, हम भी माइनस लगा देंगे। 1 अपॉन R2 की वैल्यू रखिए, कितनी है 1 अपॉन R ब्रैकेट में 1 माइनस L cos थीटा अपॉन में R। चलिए अब 1 अपॉन R कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लीजिए, कितना बन जाएगा ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इनटू में Q अपॉन में R इज इक्वल टू, अंदर कितना बचा, तो अंदर आएगा
1 प्लस एल कॉस थीटा अपॉन में आर, इधर से बचेगा, ये है माइनस, ब्रैकेट खुलेगा अंदर, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 और प्लस का हो जाएगा एल कॉस थीटा अपॉन में आर। अच्छा देखिए 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और Q अपॉन में R, और यहाँ से कितना आ जाएगा, इनटू में हो जाएगा 2L cos थीटा अपॉन में R। ठीक, अब देखिए क्या बन रहा है, ये इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं दोस्तों। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, देखिए Q इंटू 12 को एक साथ लिख लीजिए, Q इंटू 12 को हम एक साथ लिख लेते हैं और cos थीटा को अलग कर लेते हैं, ठीक है, और r इंटू आर मिलके क्या बन जाएगा दोस्तों, r इंटू आर मिलके बन जाएगा हमारा r स्क्वायर। ठीक, ओके, अभी देखिए कितना बनेगा ये, v इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये q इंटू 12 क्या बनेगा दोस्तों, q इंटू 12 क्या होता है, समीकरण 1 में हमने देखा है q इंटू 12 होता है p, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, p cos थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पोटेंशियल V, ये हो गया V, ये V की वैल्यू है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं या इसी को एक तरीके से और लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डॉट R cos थीटा अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे दोस्तों दो स्पेशल केस बनते हैं। अगर सपोज करिए, अगर ये पॉइंट P उठ के द्विध्रुव की अक्ष पर आ जाए, मैंने बताया था द्विध्रुव की अक्ष का मतलब क्या होता है, द्विध्रुव की अक्ष का मतलब होता है द्विध्रुव में दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर अगर ये पॉइंट उठकर यहाँ पर आ जाएगा तो ये एंगल थीटा होते होते जीरो नहीं हो जाएगा, यानी कि जब ये पॉइंट P द्विध्रुव की अक्ष पर आ जाएगा उसे बोलेंगे अक्षीय स्थिति। ठीक है, यहाँ मैं इसको रफ करता हूँ दोस्तों। केस वन मतलब अक्षीय स्थिति की अगर हम बात करें तो दोस्तों अक्षीय स्थिति के लिए कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 नहीं हो जाएगा। अक्षीय स्थिति का मतलब होता है ये यहाँ पर आ जाए या फिर ये यहाँ पर आ जाए, जब ये इधर आएगा या इधर आएगा तो या तो थीटा बराबर 0 होगा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक है, और दोनों ही केस में क्या होगा, cos 0 या cos 0 1 होता है, cos 180 -1 होता है, तो निकल कितना आएगा, ये आ जाएगा v इज इक्वल टू 1 अपॉन cos 0 होता है 1। ठीक, कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बन जाएगा P अपॉन में R स्क्वायर। अब केस सेकंड की बात करेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था अक्षीय स्थिति को छोड़कर, मतलब जिस बिंदु पर वैद्युत विभव में ज्ञात करना है वो द्विध्रुव की अक्ष को छोड़कर कहीं पर भी हो, यहाँ हो, कहीं भी हो, उसे बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। भाई जो अक्षीय स्थिति नहीं होगी वही निरक्षीय स्थिति होगी। अक्षीय स्थिति का मतलब होता है कि पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो पॉइंट हमारा द्विध्रुव की अक्ष पर आ जाए। अब यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी हो सकता है, पॉइंट कहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर अक्षीय स्थिति नहीं है, पॉइंट अक्ष पर नहीं है, उसके अलावा कहीं भी हो, यहाँ पर हो, कहीं भी हो, वो सब निरक्षीय स्थिति कहलाती है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करेंगे विषुवतीय तल की, विषुवतीय तल का मतलब होता है कि द्विध्रुव के केंद्र से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा होगी, द्विध्रुव के केंद्र से गुजरने वाली और द्विध्रुव के लंबवत, द्विध्रुव के केंद्र से गुजरने वाली और द्विध्रुव के लंबवत, देखिए ये लंबवत है ना, द्विध्रुव के लंबवत और द्विध्रुव के केंद्र से गुजरने वाली रेखा पर ये पॉइंट आ जाएगा तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90। उस केस के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, लिखेंगे विषुवतीय तल के लिए थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे रखेंगे दोस्तों cos 90 कितना होता है 0, तो ये v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है, आपने द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र निकाला था, द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र, विषुवतीय तल पर वैद्युत क्षेत्र कितना आया था, द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र कितना आया था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में P अपॉन में R क्यूब, याद आया, P अपॉन R क्यूब आया था। ठीक है, और अक्षीय स्थिति में आगे 2 हो गया था, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब आया था। आपने दोस्तों कुछ देखा कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र 0 नहीं है, लेकिन निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव 0 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टीचर वाइवा में पूछते हैं कि वैद्युत स्थितिकी में कोई एक ऐसी घटना बताइए जहां पर विभव तो 0 हो लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ना हो। तो आज के सेशन में रखते हैं हम लोग इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। ओके दोस्तों, तो इस लेक्चर से जुड़े नोट्स को प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके क्लिक करिए। धन्यवाद।